हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज जो है मैं इस वीडियो में हॉलीवुड का जो लाइव टेस्ट अभी आया हुआ है 30 एंड 31 को ये लाइव रहने वाला है, उसका मैं मैथमेटिक्स एंड कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग के मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन लाया हूँ। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था, two numbers r and s are divided by 17 leaves remainder 7 and 13 respectively. What will be the remainder when r plus s is divided by 17? देखो, r एक नंबर है जिसको अगर 17 से डिवाइड दिया जा रहा है तो रिमाइंडर 7 बच रहा है। इट मीन्स वो नंबर हमारा क्या हो सकता है, 24 ले सकते हैं ना। 17 प्लस 7, 17 को 7 में जोड़ दिया 24, 24 में अगर 17 से डिवाइड दोगे ना रिमाइंडर 7 आ जाएगा। दूसरा नंबर एस है जिसमें 17 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर हमारा 13 बचता है। तो 17 और 13 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 30। दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया 30, मतलब ये हो गया आर और ये हो गया एस। पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन आर प्लस एस इज डिवाइडेड बाय 17। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया ये 54। 54 को अगर तुम 17 से डिवाइड दोगे, 17 दिया 51, तो रिमाइंडर कितने हो गए 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस दिया है 30, हाइट दिया है 42 सेंटीमीटर, पानी से भरा हुआ है। इट कंटेंट्स आर इम्पिटेड इनटू ए रेक्टेंगुलर टैब, मतलब एक क्यूबॉइड वाला टब में उस पानी को डाल दिया गया जिसका लेंथ 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ 44 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या होगा, सिंपल सा है, वॉल्यूम दोनों का सेम करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई, मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब 900 इंटू एच मतलब 42। और टब का वॉल्यूम क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सॉल्व कर लो इसे, 7 छके 42, 15 पचे 75, 15 छके 90, 22 दूना 44, 5 दूना 10, 10 से जीरो कट गया, छचा के 36। हाइट कितना हो गया 36। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। अ थिप इज नोटिस्ड बाय पुलिसमैन फ्रॉम 140 मीटर। मान लो यहाँ थिप है और यहाँ पुलिसमैन है। अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा 140 मीटर। The thief starts running at the speed of 8 km per hour, and the policeman chases him at a speed of 10 km per hour. After running for how much distance in kilometer, the policeman will catch the thief. सिंपल सा है, रिलेटिव स्पीड, थिप का स्पीड है 8 और पुलिसमैन का स्पीड कितना है 10। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस हो गया 140 मीटर। डिस्टेंस बराबर स्पीड हम लोग लिखेंगे 2 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 5/18 में थोड़ी देर के लिख देता हूँ इनटू टाइम। आप हाँ चलो ऐसे रन देते हैं। तो ये 5 दूना 10 से कट गया, टाइम आ गया हमारा 14 गुना 18 सेकेंड में आया है। किस में आया ये सेकेंड में। पूछ रहा है कि चोर को पकड़ने में पुलिस कितना चला। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड, स्पीड है कि पुलिस का कितना 10, 10 किस में है किलोमीटर पर आवर में, इंटू टाइम। टाइम लेकिन यहाँ सेकंड में है तो इसको हम लोग घंटा में बदल देते हैं। तो सेकंड को घंटा में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो 18 दूना 36, तो 14/20 मतलब 0.7। ठीक है, नेक्स्ट पे चलूँ। ये तो इजी क्वेश्चन है, a माइनस बी कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, ये पहले ध्यान दो। तो कॉस जो होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। और कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो 90 डिग्री। दोनों को अगर ऐड करोगे तो 2a बराबर हो जाएगा, देखो b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से प्लस में है तो 120। तो a बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। a 60 किसी में रख दो, सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ मैं a का वैल्यू। तो b हो जाएगा 90 में 60 गया 30, वैसे भी दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है 60 एंड 30। तो a और b का वैल्यू 60 एंड 30। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ये क्वेश्चन को आप दो तरह से बना सकते हो, या तो वैल्यू पुट कर करके चेक कर लो। देखो 15 डिग्री चेक इसलिए नहीं करेंगे, cos 15 का वैल्यू किसी को याद रहता नहीं है तो इसको अभी हम लोग चेक नहीं करेंगे। दूसरा 30 चेक कर लो। cos 30 हमारा कितना होता है √3/2, राइट। √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 माइनस साइन 60 हो जाएगा, 32 जो 60, साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है तो उसका भी स्क्वायर 3/2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। या तो ऐसे बना लो, दूसरा अगर आप नहीं मान लो पुट कर रहे वैल्यू, मान लो 30 हमारा लास्ट ऑप्शन रहता, 90 60 45 पहले रहता, तो मे बी इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा वक्त लग जाता। दूसरा हम कैसे सॉल्व कर सकते, देखो इसको ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग साइन स्क्वायर 2 थीटा को राइट साइड भेज देंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन 2 थीटा आ गया, राइट। अब देखो थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच है, जैसे ही थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच होगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब थीटा हमारा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स कॉस का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ कॉस पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव हम लोग इधर कैसे ले सकते हैं, मतलब हम लोग को प्लस वाला ही लेना पड़ेगा। अब साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, इधर वन बच गया, तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा 1/2 आ गया। इसका मतलब थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। A certain sum amounts to x after 5 years and x plus 2700 after 8 years at 12% simple interest rate, ठीक है। देखो कोई प्रिंसिपल है जो कि 5 साल में वो बढ़कर x रुपया हो जाता है और 8 साल में बढ़कर x प्लस 2700 हो जाता है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत अच्छे से बन जाएगा शॉर्टकट में। ये 3 साल का जो गैप है, इस 3 साल में कितना ब्याज बढ़ गया, ये 2700 ब्याज बढ़ा, मतलब 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया भाई, 2700। तो एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये देख लो, 900, ठीक है। और एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल का यही रेट परसेंट जो होता है वही हमारा क्या होता है, एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट बोलो या फिर सिंपल परसेंटेज पढ़ लो आप, ठीक है। एक बार निकालने का परसेंटेज, 2 बार परसेंटेज निकालो, 3 बार परसेंटेज निकालो, वो ईयर में काउंट कर लो, 1 2 3। तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 2700 है, तो हर साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 900 हो गया। अब एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो प्रिंसिपल पर जो रेट परसेंट आता है वही हमारा एक साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो पी का 12% 900 है, 12 से इसके कैंसिल कर दो, 12 84, 12 60, 7500 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 288। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी ऑन बी डी। बी डी को पहले मिला देते हैं हम। ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, सी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, बी डी 18 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी। देखो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू जो ये एक डायगोनल जो दिया है उस डायगोनल का लेंथ इंटू सम ऑफ दिस परपेंडिकुलर, मतलब ए प्लस सी। यही हमारा इसका लेंथ ए दिया हुआ, इसका सी दिया है, तो इसका पूरा वैल्यू कितना दिया है, 288। और बी डी देखो कितना दिया हुआ, 18। तो 2 9 18, 9 से इसको काट, 9 3 17, 9 2 18, ए प्लस सी हमारा कितना आ गया, 32। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। द एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 24। तो 17 नंबर का मल्टीप्ल एडिशन कितना होगा, 17 × 24। इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को हटा दिया गया तब बचा 16 नंबर। द एवरेज बिकम्स 25। अब इस 16 नंबर का एवरेज कितना है, 25। तो जो हटाया गया नंबर है वो कैसे निकलेगा, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, 17 चौके 68 के 8, बाकी 6, 17 दूना 34, 6 40। अब 25 दाही 25 दाही 250, 25 चौके 150, मतलब ये हो गया 400। तो हटाया नंबर हो गया 8। अब पूछ रहा है हटाया हुआ नंबर और 20, इन दोनों का एवरेज, तो 20 8 28/2 14, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट। एक पाइप जो है वो फिल कर सकता है कितने में, 40 मिनट में। ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम द टैंक इज फिल्ड इन 56 मिनट। अब फिलर पाइप भी लगा हुआ है, साथ में लीकेज भी है, इन दोनों को मिला के इसमें 56 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, भरने में। अब तो 40 56 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, 4 से 4 दाएँ 40, 4 से 14 चौके 56, 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो 7 पचे 35, दूना 70 चौके 280, 7 चौके 28, तो 4 सते 28 हो गया, 56 पंचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लीकेज का अगर मैं इफिशियंसी निकालूं तो -2 हो गया, 5 में से अगर 7 गया तो -2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है इफ द टैंक इज 3/7 फुल। अब टैंक जो भरा हुआ है, पूरा टैंक का कैपेसिटी 280 लीटर, वो 3/7 भरा हुआ है। इसको देन हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक। लीकेज जो है कितने देर में खाली कर देगा, तो लीकेज का जो इफिशियंसी है 2 है भाई, तो कितना टाइम लग गया, देखो 7 चौके 28, 2 से कट गया 20 में, 20 दिया 60, 60 मिनट में लीकेज जो है उसको खाली कर देगा 3/7 पार्ट को, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल इज इतना एंड द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट इफ हिज प्रॉफिट इज 28% एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। देखो मार्क प्राइस इतना, अगर इसमें डिस्काउंट हम 10% कर दे तो मार्क प्राइस का 90% जो हो जाएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस का जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 128%, ठीक है। तो यही हमारा, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट ही गया, 10 को इधर ही भेज दो, 4 से कट रहा है ना, 4 4 तिया 12, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से इसको काट दूँ, 21 चौके 84, अब किसे कट रहा है, फिर 4 से काट ही सकते हैं, 4 8 32, 4 पंचे 20,
चार पंचे 20, चार पंचे 20, और चार दूनी 8, चार पंचे 20, 525 गुना 90, मतलब ये लगता है पॉइंट में ही आएगा, कुछ कर देते गुना। जीरो, 9 पचे 45 के 5, बाकी 4, नौ दूना 18, 9 दूना 18, 4 22 के 2, बाकी 2, 9 पचे 45, 2 47, इतना डिवाइडेड बाय 8, तो 8 पंचे 40, 7, देखो 5 से स्टार्ट होने वाला एक ही है यहाँ पे, राइट, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, पूरा डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। जी एंड गी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डे, जेड प्लस जी जो है एक काम को 24 दिन में कर सकता है। इफ द इफिशियंसी ऑफ जी एंड गी इज 3:8, इफिशियंसी है 3:8, तो टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं ना, 8 3 11, सम ऑफ इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, तो टोटल वर्क हो गया 24 गुना 11। देन इन हाउ मेनी डेज कैन गी कैन कंप्लीट द वर्क, तो गी का इफिशियंसी कितना अलग से 8 है, तो 8 से डिवाइड दे देते हैं, 8 तिया 24, 11 तिया 37 दिन। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ड्यू टू सम रीजन सम एम्प्लॉयज from department X shifted to department Y and thereby the number of employees in the department Y increased by 22.22%। 22.22% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये 2/9 आएगा, ठीक है, आप ध्यान रखना। इसका मतलब अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 9 माने तो वो बढ़ के अब कितना हो गया होगा 11, ठीक है। अब बोल रहा है फिर से जो एम्प्लॉय इसमें थे ऑल ऑफ देम अगेन शिफ्टेड, जो भी एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय जो 9 से निकल के इसमें गए थे वाई में, वो फिर से जो है वो किस में चले जाएंगे, हाँ, पहले वाले में आ जाएंगे, राइट, पहले वाले में आ जाएगा। तो पूछ रहा है देन बाय व्हाट परसेंट डिड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट वाई डिक्रीजेस, वाई में अब 11 है, 11 से 2 इसमें चल जाएंगे, ठीक है, तो घट कितना रहा है, 2 से घट रहा है, किससे घट रहा है, 11 से घट रहा है इंटू 100%। देखो नहीं पढ़, वो वही क्वेश्चन है, ये अलग लैंग्वेज में दे दिया है। मान लो किसी नंबर को पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर उसी नंबर, जैसे मान लो एक नंबर को 20% बढ़ाया गया, तो 100 से 120 हो गया, तो इसमें कितना परसेंट घटा देखिए ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाए, तो वही हम लोग करते थे ना, 4 से बढ़ के मान लो 5 हो गया, 5 से 1 पे जाना है तो 1 घट रहा है, अब किससे घट रहा है, 5 से घट रहा है, तो वही क्वेश्चन है ये। तो पहले 9 एम्प्लॉय था एक्स में, जो कि वाई में जाने के बाद, सॉरी वाई में गया ना, तो वाई का बढ़ गया, सॉरी वाई में ही, वाई का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 9 थे, वो बढ़ के 11 हो गया, फिर ये घट के 11 से 9 हो रहा है, तो अब घट रहा है 2, किससे घट रहा है, 11 से घट रहा है इंटू 100%, तो मतलब 200/11, 11 11 एकम 11, 9 बचा, 11 8 88, 2 बचा, मतलब 18 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो यही डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। PT PRT इज ए टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर O, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले सर्किल ले लेता हूँ, ठीक है। चलो मैंने एक सर्किल लिया पहले, ठीक है, इस सर्किल में सेंटर हमारा क्या है भाई, O है, और PRT एक टेंजेंट है। सबसे पहले मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये मान लो हमारा टेंजेंट है, ठीक है, ये हमारा P, ये हमारा R और ये हमारा T हो गया। डायमीटर SQ ऑफ ए सर्किल इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द टेंजेंट एट P, एक डायमीटर है जो कि P से गुजर रहा है, तो पहले मैं डायमीटर बना लेता हूँ इससे, ठीक है। अब डायमीटर क्या नाम था, SQ, SQ को ही बढ़ाया गया तब जाके कहाँ मिला, ये P पे मिला, एंड QR इज ज्वाइंट, QR को ज्वाइन कर दो भाई, ज्वाइन कर लिया हमने QR को, QR इज ज्वाइंट, जिसके कारण QRP 28 डिग्री, QRP ये एंगल कितना है भाई हमारा 28 डिग्री। हम लोग क्या करते हैं, इसको ही मैच मिला लेते हैं, ठीक है। पूछा कह रहा था मेजर ऑफ एंगल SPR, SPR ये एंगल पूछा जा रहा है, क्या होगा। सबसे पहले ध्यान देखो ये 28 डिग्री है, तो ये भी 28 डिग्री होगा ना, पता नहीं आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये हमारा 90 डिग्री, देखो मैं इस कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ, आपने आपने ये जरूर पढ़ा होगा, जैसे एक टेंजेंट है यहाँ से, और इस टेंजेंट से अगर हम लोग कोई भी एक इस तरह का ट्रायंगल बना होता है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो वही यहाँ पे देखो, ये टेंजेंट है, टेंजेंट का एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर। अब हम लोग ट्रायंगल देखेंगे PRS में, किसमें देखेंगे, PRS में। एक एंगल हमें ये मालूम है पूरा R, 90 + 28, 90 + 28, दूसरा एंगल 28 ये मालूम है, 28 ये मालूम है, तीसरा एंगल निकालना है, तो 180 में से इन सबको घटा देंगे, राइट। तो 180 में से 90 गया, 90 माइनस 28 दूना 56, 10 में 6 गया 4, लास्ट में 4 किसके हैं, 34 के, तो 34 होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चूंकि एक सिंगल ही एक्सप्रेशन है, तो एंगल एक जगह पे कुछ भी रख दो, 0 रख दो यहाँ पे, ठीक है। cosec 60, cosec 60 कितना हो, sin 60 होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, माइनस sec 30,
वैसे भी cosec 60 sec 30 एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री है, तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो ये 2/√3 तो प्लस। अब देखो 49 और 41 दोनों का सम करो 90 आ गया, cosec एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है तो कट के 1 हो गया, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अटपटा लगा, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, मैं इसको बाद में अच्छे से एक बार देखूंगा, ठीक है, ध्यान से, कि मे बी इसमें कुछ हो तो इसको मैं अलग से करवा दूंगा, अगर अदरवाइज आप लोग इसे सिंपली सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मतलब 0.008 ऐसे देके 0.5 का क्यू कितना होता है 125, ठीक है, 6 का क्यू 216, तो ऐसे करके आप ऐड करके देख लेना क्या आता है, ठीक है, अदरवाइज मैं देखूंगा अगर कुछ फॉर्मूला बनेगा तो मैं बना दूंगा, ठीक है। और व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एडीसी, एडीसी निकालना है भाई, एडीसी ये एंगल। अच्छा देखो ये 106 है तो इसका आधा होता है ये, आधा कितना हो जाएगा भाई देखो 53, और ये एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से अगर 53 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो 2 में यूनिट डिजिट 7 है तो घटा के अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 127, देखो 127 का आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एग्जाम बी एंड सी टुगेदर, बी और सी, एग्जाम बी और सी में पास करने वाला परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट, ये परसेंटेज है, ठीक है, 56%, 42%, इतना इतना इतना। नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट, तो पहले बोल रहा है हम लोग का पास स्टूडेंट बी और सी का, बी और सी का पास्ट स्टूडेंट कितना हो गया 6 1 7, 7 6 3, बाकी एक 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 एक, एक 437, ठीक है, ये बी और सी का हो गया पास्ट स्टूडेंट। इज हाउ मेनी मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जाम ए एंड डी टुगेदर, ए और डी की बात हो रही है। 56% फेल्ड है, तो पास कितना होगा भाई 44%, तो ये 44% का वैल्यू है, तो 44% का अगर वैल्यू हमारा 264 है, तो 56% का कैसे निकालेंगे, 264/44 गुना 56, 11 × 4 = 44, 11 × 2 = 22, 11 × 4 = 44, 4 × 6 = 24, 6 6 36 के 6, बाकी 3, 56 3 33, 336 हो गया, क्योंकि ए से फेल्ड स्टूडेंट है, ठीक है। अब डी से भी तो निकालना है, 72% अगर फेल्ड है, 28% पास होगा, तो 28% का वैल्यू 210, तो 28% का वैल्यू 210 है, तो 1% हो गया 210/28, 72% चूंकि फेल है तो 72 से गुना कर दो, 7 चौके 28, 7 दिया 21, 3 से काटो 18, 18 दिया 54, 540 इधर हो गए, 6 4 3 7 5 3 8, 876 और 437 का डिफरेंस निकालना है। 16 में 7 गया 9, यूनिट डिजिट 9 किस में दिख रहा है, एक ही में 439 में से पूरा घटा भी सकते हो, चौथा ऑप्शन नहीं मालूम मुझे। ये क्वेश्चन मुझे सबसे बेस्ट लगा, इसको अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स यू एंड वाई भी आर मीडियंस, एक्स यू एक मीडियन खींच देता हूँ, ये तो वैसे लग रहा है एसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है, फिर भी जब भी हम लोग बनाते हैं ना तो एस्केलिन ट्रायंगल बनाओ तो कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। एक्स यू एंड वाई भी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये चूंकि मीडियन है, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है ना 90 है, टी पे कट हो रहा है, और ये एंगल हमें 90 दिया हुआ है भाई, तो ये एंगल 90 है ना, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, सारा एंगल 90 90 है, ठीक है, ध्यान रखना। वाई भी कितना दिया हुआ है 24, वाई भी 24 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 8। हम लोग जानते हैं जब दो मीडियन एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है उसको सेंट्राइड बोलते हैं, सेंट्राइड जो है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो 16 और 8 का जो रेशियो होगा 2:1 होगा, राइट, इसलिए 16 8 डायरेक्टली हो गया। 18 को अगर ब्रेक करोगे तो 12 और 6 आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला 12 हो गया और ये नीचे वाला 6 हो गया। अब यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कर देना, नहीं तो वीडियो को स्लो करके अच्छे से देखना, कॉपी पे अपने ये फिगर बना के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पूछ रहा है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड एक्स वाई, एक्स वाई का लेंथ पूछा है, तो एक्स वाई का राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया, देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल 12 16 और इसका मत निकालना, देखो अब यहाँ भी शॉर्टकट है, 4 दिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, क्योंकि 4 से काटे तो इसको भी 4 से गुना कर दो, 4 पंचे 20 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, इसलिए मैंने उसको 5 लिया। इफ x is added to each of the number इतना, then the number obtained in the order are in the proportion, मतलब 20 + x बटे 23 + x बराबर 36 + x बटे 41 + x। ऐसे क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली x का वैल्यू पूछे ना तो आप लोग क्या करना, ऑप्शन के थ्रू चले जाना, इजीली बन जाएगा, अदरवाइज आपको गुना तो करना ही पड़ेगा। वैसे मैंने यहाँ पे मतलब आप शॉर्टकट भी चेक कर सकते हो, रख के मान लो एक रखे हम, एक रखा हमने, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है छोटा ही नंबर होता है 1 से लेकर 10 तक के अंदर ही,
मान लो मन में ही रखें 21 आ गया, यहाँ अगर एक रखोगे तो 37 आ जाएगा। 37 तो वैसे भी लग रहा है कुछ मतलब प्राइम नंबर टाइप का, किसी से कटता नहीं, एक तो नहीं रखेंगे। 22 दो रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया भाई 22, यहाँ 38 मतलब कट रहा है 11, और इधर कितना आ रहा है हमारा 11 और 38 का डिवाइडेड 19, 11 19 थोड़ा इररिलेवेंट सा लग रहा है। 11 भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी एक प्राइम नंबर है, तो पता नहीं रेशियो सेम सेम बैठेगा कि नहीं। 3 रख के देखिए 23, 23 भी अजीब ही नंबर है। और 39 मतलब 13 आ रहा है यहाँ पे, अगर 3 से अगर कट भी जाता है तो 13, और इधर नहीं 4 अगर रखे तो 24 आ रहा है, यहाँ रखे हैं 40 आ रहा है। देखो 4 रखने पे कुछ कुछ हमें दिख रहा है, नीचे भी देख लेंगे। 4 अगर यहाँ रखे तो हम लोग देखे 4 4 रखे तो यहाँ 27 हो जाएगा, 4 अगर 45, 27 45 9 से कट रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ 24 हो गया, यहाँ हो गया 27, यहाँ हो गया 40, और यहाँ हो गया 4 4 4 45, ठीक है। तो 5 से काटो 5 अठे 40, 5 9 45, इसको 3 से काटो 3 अठे 24, 3 हो सकता है। तो जैसे ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग तो ये जानते हो सिंपल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और सॉल्व करो भाई, दूसरा इसमें कोई चारा ही नहीं है। एक्स बराबर 4 आ गया। अब पूछ रहा व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन दिस वन, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2, इसका वैल्यू 4 चौके 16 2 18, इसका मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। A runs 1.75 टाइम्स एज फास्ट एज B, तो अगर B की स्पीड को हम लोग V मान ले तो A की स्पीड कितनी हो जाएगी 1.75 B। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ A गिव्स B अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, मान लो यहाँ से एक रेस इतना दूर का, ठीक है। B यहाँ से स्टार्ट करेगा, A यहाँ से स्टार्ट करेगा। A ने B को 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया, मतलब ये जो गैप है इसका लेंथ हमारा कितना होगा 60, यहाँ तक क्लियर है। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो पूछ रहा है हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी सो दैट बोथ A एंड B रीच एट द सेम टाइम, टाइम को सेम कर दिया। मान लो स्टार्ट हुआ रेस, A यहाँ से दौड़ा, B यहाँ से दौड़ा, सेम टाइम पे A और B यहाँ पे क्या हो जाए पहुँच जाए। तो S बराबर बी टी लगाएंगे सिंपल। A के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा पहले ये देख लो, A के लिए डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 60, स्पीड हो जाएगा 1.75 b, और टाइम मान लो t। और b के लिए हमारा डिस्टेंस हो गया x, स्पीड हो गया v, टाइम तो t है। दोनों को डिवाइड दे दो। डिवाइड क्यों दिए भाई, डिवाइड इसलिए दिए t से t कट जाएगा, v से v कट जाएगा, x निकल जाएगा। वही तो पूछ भी रहा है कि हाउ फार कितना दूर हमारा विनिंग पोस्ट होना चाहिए जिससे कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, तो x ही निकालना है। देखो यहाँ से v से v कट गया, t से t कट गया, इसको पॉइंट उड़ा दो, 0 आ गया। 25 चौके 100, 25 सते 175, 4 से गुना कर दो, 4x प्लस 4x प्लस 4 छुके 24 240 बराबर 7x। 4x को उधर भेजोगे तो 3x हो गया, 3 से काट दो 80, x का वैल्यू आ गया 80। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई 140 मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्कर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एंड एन क्यू आर इन द रेशियो 12:25। अब देखो यहाँ पे देखो बिलो द बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ मार्कर सोल्ड बाय 5 कंपनीज आउट ऑफ द टोटल मार्कर मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 कंपनीज। देखो ये 5 तरह की कंपनी है जो कि क्या मार्कर्स बनाते हैं, ठीक है। मार्कर्स तो बनाते हैं सभी अपने अपने तरह से 100%, लेकिन अपना जो भी मैन्युफैक्चर का उसका क्वांटिटी है उसका 40% एम ही बेच पाता है, एन जो है मात्र 25% ही बेच पाता है अपने मैन्युफैक्चर का, वो जो है 80% बेचता है, पी 55 और क्यू 72%। तो दिया हुआ है रेशियो दिया है किसका किसका, एन और क्यू का। एन यहाँ है हमारा, क्यू यहाँ, ये ध्यान रखना। मान लेते हैं एन जो है ना 12x क्वांटिटी यूनिट जो है वो मार्कर्स बनाते हैं, और ये एन का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और क्यू जो है कितना बनाते हैं भाई 25x। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। पूछा देन नंबर ऑफ मार्कर्स सोल्ड बाय कंपनी क्यू इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ मार्कर्स सोल्ड बाय कंपनी एन। क्यू और एन में पूछ रहा है ज़्यादा और कम। तो एन जो है 25% ही अपना सोल्ड कर पाता है, तो सोल्ड निकालने के लिए 1/4 कर देंगे, 25% है ना, तो 3x ये सोल्ड हो गया इतने क्वांटिटी। क्यू जो है 72% इसका सोल्ड करता है, तो 72% मतलब 72/100, 25 चौके 100 और 4 से कट गया 18 बार में। अब इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है ज़्यादा और कम का, तो ये कट गया 1:6 बार में। कितना ज़्यादा है 5, तो 500%। कितना हो जाएगा आंसर 500%, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। एक ही इक्वेशन जब किसी भी क्वेश्चन में एक ही एक्सप्रेशन या एक ही इक्वेशन दिया रहे तो आप किसी भी वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 माने, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा y 5 प्लस वाई बराबर 1, तो y बराबर हमारा क्या आ गया -4। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, रख दो वैल्यू 5, एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस y हमारा -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 -1,
ऊपर हो गया 5, 1 6 में से 4 गया 2, नीचे हो गया 4, मतलब 1/2, राइट। अब मैं ऑप्शन में y का वैल्यू रख के चेक कर लेता हूँ। तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव, इसमें मैं रखूँ y का वैल्यू -4 तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये तो गया। इसमें भी रखो निगेटिव आएगा, इसमें रखो निगेटिव आएगा, इसी में एक पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इसको भी देख लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। ये हमारा 96 है, ये हमारा 8 दिया हुआ है, 8 से अगर इसको काटोगे तो 12 आ जाएगा, राइट। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, तो 2ab, एक ए बी पहले से, तो 3ab हो जाएगा, इधर यहाँ हो गया 12। इसका वैल्यू कितना देखो, x प्लस वाई 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 64। 12 को अगर लेफ्ट साइड भेजोगे तो 2 और 2 52 आ जाएगा, और 3xy हो गया। पूछा क्या है, 3xy प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ एक जोड़ दो। 53 का स्क्वायर पूछा है, 53 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 यही है, तो यही होगा आंसर हमारा। इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर 1 माइनस, सॉल्व करते हुए जाते, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 1 1, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, राइट। अब ब्रैकेट को थोड़ा हटाता हूँ अंदर वाला, तो 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखो ये पी स्क्वायर स्पेस पर कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया। अब मैं ये भी ब्रैकेट हटाता हूँ बराबर, तो 1 माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये भी कट गया। ए बराबर इतना आ गया। पूछा है रूट ए का वैल्यू, रूट ए का वैल्यू निकालने के लिए पी क्यू आ जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा लेंदी भी था, लेकिन बन सकता है, ठीक है। एक शॉपकीपर जो है ना, एक शर्ट बेचता है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, एक शर्ट बेच रहा है और एक जीन्स बेच रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो जब वो शर्ट बेचता है ना, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो जीन्स के सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट होता है, क्रॉस दिया हुआ टाइप का, क्रॉस टाइप का। और जब वो जीन्स बेचता है तब उसे लॉस होता है, और लॉस होता है ना, शर्ट के सेलिंग प्राइस का 20% लॉस हो जाता है, ठीक है। तो और हमें दिया क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स, तो मान लेते हैं इसको 20x, इसको मान लेते हैं 10x, जीन्स से दुगुना शर्ट का दाम है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस शर्ट इज ट्वाइस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोग शर्ट का सेलिंग प्राइस को ऐसे ही मान लेते हैं, और जीन्स के सेलिंग प्राइस को जे ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब एक एक करके हम दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब शर्ट का निकाल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, लॉस होता तो माइनस लॉस। तो 10% ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स, तो जीन्स का सेलिंग प्राइस हमारा जे है, इसका 10% मतलब j/10। तो एक इक्वेशन तो हमारा यहाँ बन गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। अब जीन्स का सेलिंग प्राइस जे बराबर जीन्स का सेलिंग प्राइस मतलब जीन्स का कॉस्ट प्राइस माइनस, जब जीन्स को बेच रहा है तो वहाँ पे उसे लॉस हो रहा है, वो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट, शर्ट के सेलिंग प्राइस का 20%, तो 20% क्या होता है 1/5, तो s/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसको मैं s को ऐसा क्रॉस कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दो इक्वेशन आ गया भाई, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, हमें जीन्स और व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ सर्टेन जीन्स, तो मतलब जे और एस का रेशियो चाहिए, मतलब एक्स को एलिमिनेट करना है। एक्स को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 होता, मान लो 2 से गुना कर देते, 20 बना लेते हैं और दोनों को घटा देते हैं, तो बन जाएगा ना। इसमें हम 2 से गुना करके सीधे घटाते हैं, देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा जगह नहीं इसलिए। तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया भाई, एस माइनस जे लिख सकता हूँ मैं। राइट साइड में देखो, ये 2 से गुना करने के बाद सॉरी 2j हो जाएगा, यहाँ कर ही देता हूँ, 2 हो जाएगा यहाँ, 20 हो जाएगा यहाँ, यहाँ 2, ठीक है। तो s माइनस 2j हो गया, ठीक है। ये 20 से 20 कट ही गया, इधर क्या बच गया भाई, देखो j/10 माइनस 2s/5, इसको 2s/5 को 4s/10 लिख सकता हूँ मैं, ऊपर नीचे 2 से फिर से गुना कर दो, क्यों, यहाँ 10 है ना, यहाँ भी 10 बना लेते हैं, आसान हो जाएगा। 4s बाय क्या हो गया 10। अब इधर से 10 अगर एलसीएम लेता हूँ और इधर गुना कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 10s माइनस 20j बराबर j माइनस 4s, कोई दिक्कत नहीं। s को इधर भेज दो भाई, 14s, और 20j को उधर भेज दो, 21j। तो शर्ट और जीन्स का जो रेशियो आया 21 और 14, तो 21 और 14, ठीक है ना, 10 4 14,
तो 7 दिया कि 7 दूना 14, कुछ गलती हो गई कि नहीं? 2 से गुना किए, एस माइनस टू जे घटा रहे हैं ना, और सॉरी सॉरी घटा रहे हैं, तो घटा रहे थे यहाँ साइन कहाँ चेंज किया, यहाँ प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस 4s/10 आ जाएगा, यहाँ प्लस होगा 4s, 10 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, सॉरी 6s, ठीक है। 21/6 होगा आंसर, 21/6 मतलब अगर 3 से काटो 3 दूना 6, 3 7 21, 7:2 हमारा आंसर आएगा, ठीक है, करेक्ट। यहाँ तक मैथ का सारा था। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं तो वो देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे देख लेते हैं। 7 एक्टर्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अब देखो, जब कभी भी हम लोग नॉर्थ साइड देखते हैं ना, तो नॉर्थ हम हमेशा कॉपी में ऊपर लिया जाता है, ठीक है। तो कॉपी पे अगर ऊपर लिया जाता है तो ये हमारा राइट साइड हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। देखो, अगर कोई बंदा इस तरह से बैठा हुआ है मान लो, और ये इधर देख रहा है, मान लो इधर देख रहा है, तो उसका ये कौन सा हाथ होगा, राइट। ये कौन सा हाथ होगा, लेफ्ट। तो ये ध्यान रखना। अब 7 बंदे हैं भाई, तो 7 बिंदा मैं दे देता हूँ। मैं कैसे बनाता हूँ, मैं बस वो बता रहा हूँ, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो। 3 3 6 एक साथ। 7 एक्टर्स आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ सच दैट ओनली 2 एक्टर्स आर सिटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ एन। एन के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही बंदे बैठे हैं, तो एन का तो फिक्स पता चल गया कि एन यही होगा। इसके लेफ्ट में 2 ही बंदे बैठे हुए। H is next to B and also at the extreme end of row। H जो है ये पता चल रहा है या तो यहाँ है या तो यहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन बना लेता हूँ, यहाँ n दे देता हूँ पहले। मैं क्या करता हूँ, एक में H को यहाँ मैं बिठाता हूँ, ठीक है, और एक में H को मैं यहाँ बिठाता हूँ, कोई दिक्कत। H जो एक्सट्रीम है और B के बगल में है, तो मतलब एक बार B यहाँ हो सकता है और B यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। K इज नेबर ऑफ D एंड V। तो D और V का पता नहीं चल रहा। देखो, U इज नेक्स्ट टू V, D इज नॉट इन द, अच्छा कर देता हूँ। K इज नेबर ऑफ D एंड V। अब देखो, मान लो K कहाँ कहाँ हो सकता है, समझते हैं। K इज नेबर ऑफ D एंड V। अगर मैं K यहाँ लूँ, जरा मान लो थोड़ी देर के लिए, K मैं यहाँ, अच्छा ये भी बोला है D इज नॉट इन द मिडिल ऑफ द रो। D यहाँ नहीं, ना ही D यहाँ होगा ना ही D यहाँ होगा, तो D या तो इन तीनों में जगह होगा, ठीक है। K इज नेबर ऑफ D एंड V, ठीक है। अगर K में यहाँ तब D नहीं होगा तो V इधर हो सकता है, D इधर हो जाएगा। बच क्या गया, D इज नॉट इन द मिडिल ऑफ द रो, हाउ मेनी, और क्या बच गया भाई, U बच गया, तो U यहाँ आ जाएगा। तो एक तो हमारा ये वाला बन गया, ठीक है। K is neighbor of D and V, K is neighbor of D and V, U is next to V। अच्छा, U is next to V, तो U और V एक दूसरे के बगल में बैठा, तो ये तो हमारा बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है हमारा, अच्छा इसमें देखो, K इज नेबर ऑफ D एंड V। K हम लोग अगर यहाँ रखेंगे तो D भी कहाँ बिठाएंगे, K यहाँ रखेंगे D भी कहाँ बिठाएंगे, तो ये वाला सिचुएशन तो बैठ ही नहीं रहा है। सबसे पहली बात, ये पूरा ही गलती है, ठीक है। तो इसी में ये वाला हमारा सही सिचुएशन है, बट ये हम लोग ने गलत बिठाया। के को यहाँ बिठाया, एक बार के को यहाँ बिठा देते हैं, कोई दिक्कत। चलो के को यहाँ बिठा दिया। उसके बाद देखो, ये कह रहा है के इज नेबर ऑफ डी एंड वी, तो डी इधर भी हो सकता है, भी इधर भी हो सकता है, लेकिन भी यू एक दूसरे का क्या है, यू इज नेक्स्ट टू भी, यू और भी एक दूसरे का पड़ोसी है, ये भी ध्यान रखना। तो भी यहाँ दे सकता हूँ, डी यहाँ दे सकता हूँ, यू यहाँ दे सकता हूँ। इससे हुआ क्या, देखो u और v एक दूसरे का नेबर हो गया, k के बगल में d और b हो गया, और d जो है मिडिल में भी नहीं है। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी एक्टर्स आर सिटिंग बिटवीन h एंड u। तो h और u के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं, 2 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। देखो इसमें क्या था, 15 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। उसी तरह 24 का स्क्वायर प्लस 24 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 34, मतलब 610। इसमें देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। अब 9 और 6 15 गुना 3 मतलब 45। उसी तरह यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर, 8 5 13 दिया 39। उसी तरह से चेक कर लो यार, 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, 6 3 9 दिया 27, डी आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ। इसमें तो मुझे जो समझ में आया वो बताता हूँ। 6 4 का सम कितना हो गया, 10, और 7 76 1 14, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। 8 1 9 हुआ, 8 4 12 1 13, तो इसका डिफरेंस भी कितना आ गया, 4। और यहाँ 6 3 9 है, तो जो भी यहाँ नंबर होगा उसका सम जो होना चाहिए 13 होना चाहिए। 13 सम देखता हूँ, 6 5 11 1 12, 9 3 12 1 13,
छः चार दस एक 11, 7 2 9 10, तो आंसर 139 होना चाहिए। इसमें देख लेता हूँ, इसका जो मुझे ट्रिक मिला था 11 एकम 11 + 2, ठीक है। उसके बाद 13 दूना 26 -4, उसके बाद देखो 22 तिया 66 +6, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो 22 तिया 66 6 कितना होता है 72, तो यहाँ 72 होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आगे भी चेक कर लेते हैं, तो 72 × 4 -8 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो गुना करके तो 4 दूना 8, 7 चौके 28, 288 में से 8 गया 280, तो बैठ रहा है। समझ गए ना, जो भी नंबर आ रहा है 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार प्लस 2 हो रहा है, -4 +6 -8 इस तरह से, तो 72 हमारा आंसर होगा। एक और शायद बचा हुआ है, नेक्स्ट चल देते हैं। वाइल वॉकिंग राम टू के लेफ्ट टर्न। जब ऐसा क्वेश्चन आवे ना, तो सबसे पहले क्या करो, या तो उल्टा जिसको बनाना आता है बनाओ, लेकिन कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं लेफ्ट राइट करने में। तो कॉपी को वहाँ घुमा सकते हैं हम लोग के पास, जो भी रफ पेपर मिलता है तो उसको हम लोग मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट करके। अभी समझते हैं। जब भी करो किसी भी डायरेक्शन में घूम जाओ, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं हमेशा नॉर्थ ही घूमता हूँ, ठीक है। वाइल वॉकिंग राम टू के लेफ्ट टर्न, मान लो इस रास्ते से सीधे जा रहा था नॉर्थ के डायरेक्शन में, अभी यहाँ चलते चलते राम ने एक लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है, और चल रहा है। वॉक फॉर सम टाइम एंड अगेन टू के लेफ्ट टर्न, कुछ देर चला, फिर से क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न बिफोर फाइनली टेकिंग ए राइट टर्न। बिफोर टेकिंग ए राइट टर्न मतलब इसके बाद ये क्या लेता है, राइट टर्न, ठीक है। अगेन आफ्टर टेकिंग ए लेफ्ट टर्न ही रियलाइज, फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और रियलाइज किया कि वॉज फेसिंग साउथ। देखो ये साउथ में भी ऐसे भी दिख रहा है और एक्चुअल में भी साउथ में दिख गया हमें, ये हमें हमारा लकी बोल सकते हो कि ऐसा सोचे ऐसा ही आ गया। इन विच डायरेक्शन वाज राम मूविंग इनिशियली, तो राम इनिशियली किस डायरेक्शन मूव कर रहा था, नॉर्थ में, तो नॉर्थ आप आंसर लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप कोई ईस्ट ऐसे चले पहले, फिर लेफ्ट गए, ठीक है, फिर लेफ्ट गए, फिर राइट गए, फिर लेफ्ट गए, अब ये डायरेक्शन आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे साउथ बताए, तो साउथ के अपोजिट क्या होता है भाई, नॉर्थ। तो नॉर्थ, साउथ इधर, तो ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर हो जाएगा। तो शुरू में देखो आप किधर चल रहे थे, नॉर्थ के साइड में, तो वैसे भी दिख गया नॉर्थ के साइड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अब से लगातार वीडियोस आते रहेंगे अच्छे अच्छे। जो भी क्वेरीज है आपको, अगर एग्जाम के प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कोई स्ट्रेटजी वीडियो बना दूँ तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको किस तरह की परेशानियां हो रही है आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन ऑल ऑफ योर concerns, ठीक है। So have a nice day and all the very best for your upcoming examination guys. Thank you very much.